हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और थियोरी कंप्लीट कर लिए थे हमारा डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट का। आज हम देखने वाले उसके ऊपर क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड a partial differential equation by eliminating a and b from z is equals to ax plus by plus a square प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। अब देखिए आपको क्वेश्चन में ही बता रहा है आपको एलिमिनेट करना है ए को और बी को, यानी ए और बी दिए हुए आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट। z इज इक्वल टू का क्वेश्चन है तो x और y क्या हो गया हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आप इनके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और z कौन सा हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो चलिए बताइए यहाँ पे गिवन क्या है, आपको z की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है ऐसा। फिर आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y वी गेट। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आपका y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, a और b ऑलरेडी क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे तो y भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो बताइए z का डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, लिखने की जरूरत है नहीं। b और y दोनों कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। बी स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो आगे सॉल्व होता क्या, नहीं होता। तो हो गया इक्वेशन नंबर 2। एंड अब विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करो तो z का डेरिवेटिव क्या आएगा डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू, अब आप डिफ्रेंशिएट करें पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। a और b ऑलरेडी कांस्टेंट थे और अब x क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, होगा। तो चलिए बताइए a और x दोनों कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 प्लस b कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। a स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। b स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो 0 ऐड करने से कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। तो आपका डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आ गई b आ गई। आपको क्या कहता है, आपको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट वहां से हट जाए, यानी यहाँ से हमको a और b को करना है एलिमिनेट। तो हमने देखो यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल ली। क्या a की वैल्यू है डेल z अपॉन डेल x, b की वैल्यू है डेल z अपॉन डेल y, और हमारे पास z के टर्म्स में एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें a और b है। सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पे तो आपको मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट क्या मिलेगा z इज इक्वल टू a इंटू एक्स। ए की वैल्यू क्या है डेल z अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स, तो एक्स को सामने लिख देता हूं तो x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस b की वैल्यू क्या है डेल z अपॉन डेल y इंटू वाई, पीछे y मल्टीप्लाई करो चाहे आगे मल्टीप्लाई करो कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता। प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है डेल z अपॉन डेल एक्स, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है डेल z अपॉन डेल वाई, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो इस इक्वेशन में कहीं पे भी ए और बी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा था। आप लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देख रहे कितना आसान है, समझा पक्के में, इजी है यहां तक। चलिए जिनको नहीं समझा वो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
एलिमिनेट आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, कौन कौन से, ए एंड बी, फ्रॉम कहां से, z इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, टू फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन आपको, बताइए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिख देंगे, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, हियर क्या दिया हुआ है आपको, z दिया हुआ है क्या, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 जहां पे ए और बी क्या दिए हुए हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो आप लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आप लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x and y, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली, लिखना मत भूलना, विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, हमने पीछे ही पार्शियल लिखा है ना, वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, पहले आपको करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो z का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेल z अपॉन डेल x, क्यों, क्योंकि z जो है वो फंक्शन है x और y के, यानी z में x की टर्म है तो इस पे डेरिवेटिव लगेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x, x की जगह क्या है x माइनस है, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता, तो इसको एज इट इज रहने दो, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, b भी क्या था, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत है नहीं। समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं आता, तो इसको दे इक्वेशन नंबर 2। एंड अब आप डिफरेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू y, तो बताओ z का डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल y, x कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत है नहीं, 0 ऐड होगा तो कुछ भी चेंज होगा नहीं। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहता है, 2y, y की जगह क्या है, y माइनस बी, तो y का डेरिवेटिव 1, b का डेरिवेटिव 0, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से अगर मल्टीप्लाई हो कोई वैल्यू तो कुछ चेंज होता क्या, नहीं होता, तो हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 3। हुआ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x माइनस ए दिख रहा है, डेल z अपॉन डेल वाई 2y माइनस बी दिख रहा है, और हमको यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर दिख रहा है, y माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो हम यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू निकाल सकते क्या, तो इसको इक्वेशन 2 3 देने के बजाय हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, दैट इज मैं यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू निकाल सकता है क्या, निकाल सकता है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा, 1/2 टाइम्स डेल z अपॉन डेल एक्स, इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन 2, एंड सेम चीज यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, तो y माइनस बी की वैल्यू क्या आएंगे, 1/2 टाइम डेल z अपॉन डेल y, इक्वेशन नंबर 3। ये करने से फायदा देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, बताइए क्या मिलेगा, z, तो आ गया z इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस ए की वैल्यू आपके पास है क्या है, 1/2 टाइम्स डेल z अपॉन डेल एक्स, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, y माइनस बी की वैल्यू 1/2 डेल z अपॉन डेल y, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, तो क्या मिलेगा आपको, z इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, डेल z अपॉन डेल x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, डेल z अपॉन डेल y का स्क्वायर, यहाँ पे 4 डिवीजन में, तो कर दो मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या मिलेगा आपको, डेल z अपॉन डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल z अपॉन डेल y का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हो गया,
4 4 कैंसल, 4 4 कैंसल, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 4z। ये टर्म में एक भी कांस्टेंट ए या बी दिख रहा है क्या? नहीं, तो आप लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उम्मीद है आपको समझाऊंगा। इजी है, समझ में आ रहा? तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आपका उतने ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशंस आते जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, फॉर्म पार्शियल differential equations by eliminating arbitrary constants a and b from the following equations। पहली इक्वेशन है, सॉरी हाँ, पहली इक्वेशन क्या है? z इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी, और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है आपको z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। तो ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, और इसका आंसर आपका आएगा z इज इक्वल टू एक्स डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई प्लस डेल z अपॉन डेल एक्स इंटू डेल z अपॉन डेल वाई। ये आएगा आपके लिए आपका आंसर। कीजिएगा वाला होमवर्क। चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया है वो लिखेंगे, तो आप लिखेंगे हियर z इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1, जहां पे ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो चलिए बताइए क्या आएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 partially with respect to x and y, we get, पहले कीजिए with respect to x, तो क्या आएगा डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0। क्यों? आप पार्शियली कर रहे हैं तो y हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, b भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो दैट इज डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस 0 1, a इंटू 1 हो जाएगा a, हो जाएगा। तो ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2 आएगा। एंड बताइए विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा, z का डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल y, फिर से a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली करोगे तो x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होता है 1, b कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, दैट इज यहाँ पे क्या आया डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू है a इंटू 1 हो जाएगा a, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए यहाँ पे डेल z अपॉन डेल x ये भी इक्वल है a से, डेल z अपॉन डेल y ये भी इक्वल है a से, हमारे को b की वैल्यू मिली क्या? नहीं मिली, तो यहाँ पे कैसे हटाओगे? आप देखिए यहाँ पे आपका इसका भी राइट हैंड साइड है a, इसका भी राइट हैंड साइड है a, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम ही होगा, तो आप लिख सकते फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या मिलेगा, डेल z अपॉन डेल x ये इक्वल है a से,
और a इक्वल है डेल जेड अपॉन डेल वाई से, तो a की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में आपको कहीं पे भी a और b दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आप लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, इजी है पक्के में। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है एलिमिनेट ए एंड बी फ्रॉम z इक्वल्स टू ए एक्स ई का पावर y प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर ई का पावर 2y प्लस बी। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। चलिए बताइए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। पहले तो जो चीज दी हुई है उसे लिखिए। तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है मेरे को, z की वैल्यू दी हुई है ए एक्स ई का पावर y प्लस 1/2 ए स्क्वायर ई का पावर 2y प्लस बी। मेरे को किस किस को हटाना है, ए और बी को। तो दे इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करूंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगे। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले करेंगे एंड फिर वाई करेंगे, वी गेट। चलिए पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो क्या आएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। ए क्या हो गया कांस्टेंट, आ गया बाहर। ई का पावर वाई क्या हो गया कांस्टेंट, आ गया बाहर। एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1, आया प्लस 1/2 कांस्टेंट ए स्क्वायर कांस्टेंट। डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई वाली टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, बी कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, दैट इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई, ए ई टू द पावर वाई आई। कोई दिक्कत नहीं आता। एंड चलिए अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो z का डेरिवेटिव क्या आएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई। इस टर्म में y है तो a x दोनों कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर। ई टू द पावर y का डेरिवेटिव ई टू द पावर y आएगा प्लस 1/2 जैसा था वैसा। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर। ई टू द पावर 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 ई टू द पावर 2y आएगा, और b का डेरिवेटिव 0 आएगा। कैसे कर रहे समझ रहे ना, डेरिवेटिव निकालना सबको आता है पक्के में। पक्के में समझा सबको, डेरिवेटिव कैसे निकाले समझे ना। जब भी आप डेरिवेटिव निकालते हैं ई टू द पावर ए एक्स का क्या आता, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर ए एक्स, एक्स की जगह क्या है ए एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, तो यानी जो भी वैल्यू होता है डेरिवेटिव में उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, देखो हमको डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या मिली, ए ई का पावर वाई। मेरे को यहाँ पे ए भी दिख रहा है, ई का पावर वाई भी दिख रहा है, तो इनको एक साथ लिख देता हूँ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता है कि एक्स इंटू ए ई का पावर वाई लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन का कैंसिल, ए का पावर क्या है 2, ई टू द पावर 2y है। आपको ये चीज याद है ना, ए टू द पावर m इंटू एन को मैं लिख सकता हूँ ए का पावर m का पावर n, यानी e के पावर 2y को मैं क्या लिख सकता हूँ e के पावर y का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो इसको ऐसा लिख सकता क्या प्लस a e के पावर y का स्क्वायर लिख सकता पक्के में। सिंस a का पावर एम एन का मतलब होता है a का पावर m का पावर n, एंड अगर a का पावर m है b का पावर m है तो मैं उसको लिख सकता हूँ ए बी का पावर m। समझा ना कैसे लिखे। यहाँ पे आपके पास टर्म थी ए स्क्वायर ई का पावर 2y,
तो मैंने इसको ऐसा लिखा, ए स्क्वायर जैसा था वैसा, ई के पावर 2y को ई के पावर y का स्क्वायर, ए का पावर m इंटू एन को लिख सकता है ए का पावर m का पावर n, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो मैं इसको लिख सकता ए ई का पावर y और देख को लिख दूंगा होल स्क्वायर। लिख दिया। कैसे आया समझा? ऐसे ही क्यों लिख रहे समझ रहा है ना? क्योंकि हमको डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू दिख रही है। क्या दिख रही है? ए इंटू ई का पावर वाई। अब देखो यहाँ पे भी ए इंटू द पावर वाई हो गया, ए इंटू ई टू द पावर वाई हो गया। सब्स्टिट्यूट कर दो तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बताइए क्या मिलेगा आपको? डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू ए ई का पावर वाई। ए ई का पावर वाई क्या है वैल्यू? डेल जेड अपॉन डेल एक्स आया, प्लस ए ई का पावर वाई क्या है वैल्यू? डेल जेड अपॉन डेल एक्स, लेकिन उसका क्या है यहाँ पे? स्क्वायर। आ गया स्क्वायर। इस टर्म में आपको कोई भी कांस्टेंट दिख रहा है क्या? आपको बोल रहा था एलिमिनेट करो ए एंड बी, यहाँ पे ए बी में से कोई भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये रहेगा आपके लिए विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द differential equation of all spheres of radius lambda having center in xy plane। देखिए क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है हर स्पीयर की जिनकी रेडियस दी हुई है लैम्बडा। तो अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो मेरे को पहली तो चीज मालूम रहना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ स्पीयर होती क्या है। आप लोगों को याद है इक्वेशन ऑफ स्पीयर जिसका सेंटर हो एट पॉइंट ए बी सी और साथ साथ उसकी रेडियस हो आर। क्या रहता? एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट जो है ए उसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट जिसके वैल्यू है बी उसका स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू है सी उसका स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रहेगा सबको। ये है इक्वेशन ऑफ स्फीयर जिसका सेंटर है एट पॉइंट एक्स ए बी सी, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हो गया A1, y कोऑर्डिनेट हो गया B और z कोऑर्डिनेट हो गया C, रेडियस R। तो उसकी इक्वेशन क्या रहेंगी? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर रहेगी। तो चलिए बताइए हमको यहाँ पे क्या देखना है। हाँ तो देखिए क्या कह रहे हैं हमको, हम लोगों को इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गई है याद। तो चलिए बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। हमको कह रहा है आपका जो सेंटर है वो कहां पे है? एक्स वाई प्लेन में है। आपको एक्स वाई प्लेन की खासियत मालूम होगा, उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ये चीज याद है ना, एक्स वाई प्लेन है तो जेड कोऑर्डिनेट 0, वाई जेड प्लेन है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स जेड प्लेन है तो वाई कोऑर्डिनेट 0। याद रखेंगे पक्के में। तो चलिए क्या कह रहा है यहाँ पे, आपका जो प्लेन है वो कहां पे दिया हुआ है हमको? एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है। एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 हो जाएगा, यानी सेंटर क्या आएगा? ए बी और 0 में आएगा। तो आप लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस लैम्बडा एंड सेंटर कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। तो जेड कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0। तो यहां पे बस जेड कोऑर्डिनेट को क्या कर दो? 0। तो क्या आएगा? ए बी और 0
आ गया कौन से प्लेन में, इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्फीयर लिख दो, फैमिली ऑफ स्फीयर। क्यों? क्योंकि हमने ए और बी ये रैंडमली वैल्यू लिया है, हम रेडियस नहीं चेंज कर सकते, रेडियस हमको लैम्बडा दी हुई है तो यहाँ पे रेडियस लैम्बडा ही रहनी चाहिए। सेंटर कहीं पे भी दिया हुआ है क्या? नहीं, सेंटर बोल रहा है एक्स वाई प्लेन में आप कहीं पे भी ले सकते, तो हमने ले लिया ए और बी में। ये वैल्यू हमने खुद से लिया तो ये क्या हो गया हमारे लिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया। तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पे, ए, 2। तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी, सी की जगह क्या वैल्यू आ गई, 0, उसका होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू क्या है, लैम्बडा, तो आ जाएगा लैम्बडा का स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये समझा ना, ए और बी की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपकी स्फीयर की इक्वेशन चेंज होते जाएंगे। करके हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया फैमिली, कि जितने भी ऐसे स्फीयर है जिनका रेडियस है लैम्बडा और जिनका सेंटर आ रहा है एक्स वाई प्लेन में, उन सब के लिए हम इक्वेशन निकाल रहे हैं कि आप ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आपका आंसर मिल जाएगा। बताइए क्या मिलेगा यहां से, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 यानी जेड का स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, आप इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, वी गेट। चलिए पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो y को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, तो चलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स की जगह क्या x माइनस है तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस a का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। y कांस्टेंट है क्योंकि आप पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, b ऑलरेडी कांस्टेंट है तो पूरी टर्म कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, लेकिन अब ये z आया x की जगह तो यहाँ पे आप z का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डेल z अपॉन डेल x। समझा ना, आपने x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x की जगह क्या है z, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। लैम्बडा रेडियस, रेडियस आपको लैम्बडा दी हुई है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू आपने खुद से अज्यूम की है क्या, नहीं, लेकिन लैम्बडा कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स रेडियस दी हुई है। जैसे आपको बोलता कि आप स्पीयर निकालो ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, ऐसी एक लैम्बडा एक कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्या, नहीं। कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बीच में फर्क मालूम है, कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, जैसे यहाँ पे आपको लैम्बडा दिया हुआ है तो आपको रेडियस लैम्बडा ही लेना है, आप लैम्बडा +1 भी नहीं ले सकते, लैम्बडा -1 भी नहीं ले सकते। अगर आपको बोलता है रेडियस 5 तो आप 5 ही लेंगे, 5 छोड़कर और कुछ ले सकते थे क्या, नहीं। तो अगर लैम्बडा लिखा है तो लैम्बडा ही है, लैम्बडा की जगह मैं म्यू वगैरह कुछ भी लिख सकता क्या, नहीं। लेकिन मेरे को सेंटर दिया हुआ था क्या, नहीं दिया हुआ था, सेंटर तो मैंने मेरे मर्जी से लिया, ए बी और 0, मेरी मर्जी होती तो मैं x1 y1 और 0 ले लेता, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती थी, जो मैं मेरी मर्जी से ले रहा हूँ वो होते आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज होती है। समझ रहे पक्के में, तो चलो लैम्बडा कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, दैट इज क्या मिलेंगे यहाँ से आपको, अगर मैं x माइनस ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, x माइनस ए इक्वल टू यहाँ पे प्लस उधर गया तो माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर 2, ये तो समझ गया होगा, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है तो मैंने कर दिया डिवाइड बाय 2, तो 2 2 कट गया, फिर ये वैल्यू यहाँ पे प्लस में इधर गई तो माइनस में हुआ। एंड अब बताइए आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x माइनस ए पूरा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y, y की जगह क्या है y माइनस बी, उसका डेरिवेटिव 1 होता है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y की जगह क्या है z, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई आएगा तो आएगा डेल z अपॉन
डेल वाई। फिर से लैम्बडा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। दैट इज, यहां से आप y माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, डिवाइड बाय 2, तो 2 और 2 हो गया कैंसिल। यहाँ पे वैल्यू प्लस में, उधर जाएंगे तो माइनस में, तो क्या आएंगे? माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई। इक्वेशन नंबर 3। तो बताइए क्या मिल रहा है आपको फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर। x माइनस ए की वैल्यू आपके पास क्या है? माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा, माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका क्या आ रहा? स्क्वायर, प्लस y माइनस बी का स्क्वायर। y माइनस बी क्या है वैल्यू? माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई, उसका क्या है? स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर। आएगा ऐसा? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? चलिए बताइए क्या मिलेगा? माइनस का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, फिर से माइनस का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर। एक तो आप इस फॉर्म में लिखो, या तो यहाँ पे भी जेड स्क्वायर है, यहाँ पे भी जेड स्क्वायर है, यहाँ पे भी जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर को निकाल लो कॉमन, तो क्या आएगा? डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, यहाँ से पूरा जेड स्क्वायर बाहर निकल गया तो बचेगा 1 इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर। यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे आपके पास? 2। कौन कौन से? ए और बी। लैम्बडा एक कांस्टेंट है, याद रखना, जो वैल्यू दी हुई है वो होता है आपके लिए कांस्टेंट। आपको बोल रहा है रेडियस लैम्बडा, यहाँ पे हो सकता था देता था रेडियस 2, तो आप रेडियस 2 लेके चलते थे। 2 नंबर का आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेते क्या? नहीं। तो लैम्बडा को आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ से आपने पूरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा दिए, तो आप लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझा? इजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज लाइटली मत लीजिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा लैम्बडा कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। लैम्बडा को उड़ाने के चक्कर में मत जाना, लैम्बडा नहीं हटेगा यहाँ से। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे आपको ये रेडियस दी हुई है, ये आर्बिट्ररी है क्या? नहीं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो ना? उसकी वैल्यू आपने अज्यूम की है, वो कुछ भी हो सकती है। जैसे एक्स वाई प्लेन में आप वैल्यू लिख रहे हो, एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट आ सकता है 110, एक पॉइंट आ सकता है 210, एक पॉइंट आ सकता है -5 -3 0 आ सकता है, ऐसा आ सकता है -5 2 0, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आ सकते हैं। तो देख रहे हैं ए और बी की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, आ सकती है। लेकिन क्वेश्चन में जो रेडियस दिया हुआ है वो कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं। रेडियस अगर लैम्बडा लिखा है तो आपको लैम्बडा ही लेना है, रेडियस अगर 5 लिखा है तो आपको 5 ही लेना है। वो वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं, ये चेंज नहीं हो रही करके क्या है? कांस्टेंट है। और ये जो ए बी है ये चेंज हो रहा है करके क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। समझ रहे दोनों के बीच में फर्क? चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन बाय eliminating constants a and p, a and p from z is equals to a e to the power pt sin px।
अब आप देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन किनके टर्म्स में दिया हुआ है। z दिया हुआ है इक्वल टू, हमको बोल रहा है यहाँ पे a और p, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, इनको आपको हटाना है। साथ में क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है t और x। तो आपको याद रखना है इस केस में t और x ये है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी यहां पे जब आप डेरिवेटिव लगाएंगे तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू t लगाना। समझ रहे पक्के में? तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में क्या आएगा। द गिवन इक्वेशन इज, या तो हियर डायरेक्ट लिख देना z इज इक्वल टू a e टू द पावर pt साइन px। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो, t और x। तो पहले आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली, पहले विथ रिस्पेक्ट टू t एंड देन x वी गेट। बताइए पहले आप कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, आप विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो x क्या हो गया आपके लिए, कांस्टेंट हो गया। तो बताओ z का डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल टी इक्वल टू a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, तो साइन एक्स पी भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो साइन पी एक्स या एक्स पी ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर। e टू द पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर t, लेकिन t की जगह क्या pt, तो pt का डेरिवेटिव साथ पे मल्टीप्लाई होगा, p कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। सेम चीज अब आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे तो t क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो बताओ क्या मिलेगा, z का डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल x, a कांस्टेंट है मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव के बाहर, t कांस्टेंट है p कांस्टेंट है, तो e टू द पावर pt भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, लेकिन x की जगह क्या है px, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, p इंटू एक्स का डेरिवेटिव, p कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं आता है, पक्के में समझा। तो इसको दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दो इक्वेशन नंबर 3। अभी भी देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, यहां से हम ना a की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, ना p की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, ना ही कोई वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर पा रहे हैं। तब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों, समझ रहे ना, ये दोनों इक्वल तक नहीं है, इधर कुछ ऐसी वैल्यू आई भी नहीं कि जो इस पे सब्सटीट्यूट करके हम आंसर निकाल पाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t, एंड इक्वेशन 3 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए बताइए पहले विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, पहले एक बार डेरिवेटिव था और एक बार किया तो हो जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल टी स्क्वायर। फिर से a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, p कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, आप डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो साइन px पूरा कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर t का डेरिवेटिव e टू द पावर t, अब t की जगह क्या है pt, तो pt का डेरिवेटिव p आएगा। एंड सेम चीज डेल z अपॉन डेल x, इसका फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लगाना, एक बार ऑलरेडी था, एक और बार कर दे तो जाएगा डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर, a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर pt कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, p कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, x की जगह क्या है px, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा इनटू p आएगा। तो बताइए क्या मिला यहां से, दैट इज आपको मिला डेल स्क्वायर z बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, a p इंटू पी हो गया p का स्क्वायर
ई टू द पावर पी टी इंटू साइन पी एक्स मिला इक्वेशन नंबर 4। एंड सेम चीज यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए जैसा था वैसा p इंटू पी पी स्क्वायर फिर ई टू द पावर पी टी साइन पी एक्स इक्वेशन नंबर 5। अब आप ऑब्जर्व करो आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? दिख रही है। क्या दिख रहा है? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है? ए पी स्क्वायर ई टू द पावर पी टी साइन पी एक्स ए पी स्क्वायर ई टू द पावर पी टी साइन पी एक्स यानी यहाँ पे ये पूरी वैल्यू काय की है? डेल स्क्वायर जेड बाय डेल टी स्क्वायर की। तो आप लिख सकते फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट क्या मिल रहा है आपको? डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए पी स्क्वायर ई टू द पावर पी टी साइन पी एक्स ए पी स्क्वायर ई टू द पावर पी टी साइन पी एक्स क्या वैल्यू है इसकी? डेल स्क्वायर जेड बाय डेल टी स्क्वायर यहाँ पे माइनस वैल्यू इधर आएंगी तो प्लस तो हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे एक भी कांस्टेंट दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। तो विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखना ऐसे टाइप की दिक्कत आपको हर उस टाइप के क्वेश्चन में आएंगी जहां पे एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री साथ में हो। सिर्फ ई टू द पावर पी टी साइन पी एक्स में ही नहीं, कोई भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री साथ में हो तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। याद रखेंगे पक्के में। यहाँ पे क्वेश्चन अगर कॉस में भी होता तो भी ये दिक्कत आती थी आपको। याद रखेंगे। तो कभी भी अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री साथ में दिखे तो आपको क्या याद रखना है? हमको 2 बार डेरिवेटिव लगाने की जरूरत पड़ सकती है। याद रहेगा पक्के में। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द differential equation of set of all right circular cones whose axes coincide with z एक्सिस। अब देखो आपको बोल रहा है आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ कोन जिसकी एक्सिस किसके साथ कोइंसाइड कर रही है? z एक्सिस के साथ। तो अगर आपको याद हो हम लोग जब भी एक्सिस ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं x y z करते हैं। x एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू होती है लेकिन y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। y एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट होता है 0, y कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू होती है, z कोऑर्डिनेट होता है 0। और z एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों होते हैं 0। सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ z कोऑर्डिनेट होता है। याद रहेगा पक्के में सबको। तो आपको बोल रहा है यहाँ पे जो एक्सिस है आपके राइट सर्कुलर कोन की वो कोइंसाइड कर रही है z एक्सिस के साथ। यानी वो एक्सिस किसके ऊपर आ रही है? z एक्सिस के ऊपर। अगर वो z एक्सिस के ऊपर आ रही है तो पक्के में उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। सिर्फ और सिर्फ z कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। तो हम ले लेते हैं z1 ले सकते हैं, या तो अगर आप a b c वाले सिस्टम से चलना चाहो तो हम c ले सकते हैं। जैसे मैं जनरली a b और c लेके चलता हूँ। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया a b और c हो गया। तो यहाँ पे तो x कोऑर्डिनेट 0 ही रहना है, y कोऑर्डिनेट 0 ही रहना है, तो z कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। लेकिन राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहे हैं।
राइट सर्कुलर कोन के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है जो रहता है सेमी वर्टिकल एंगल। तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या रहता है? सेमी वर्टिकल एंगल कि कितने डिग्री पे वो एक्सिस के साथ इंक्लाइन होके बना रहा है। जैसे हम यहाँ से बोलेंगे राइट सर्कुलर कोन कुछ इस तरीके का बना रहा है और एक्स वाई प्लेन में उसका सर्कल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है दो वैल्यू चेंज हो सकती है। कौन कौन सी? पहला तो z कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो सकता है, तो ये हो गया एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। दूसरा सेमी वर्टिकल एंगल भी चेंज हो सकता है ये एंगल बहुत छोटा हो सकता है ये एंगल बहुत बड़ा हो। तो आपको यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल कहीं पे दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो सेमी वर्टिकल एंगल आप खुद से अज्यूम कर रहे थे, हो गया आपके लिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। ये जो कोन है कोइंसाइड कर रहा है z एक्सिस के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा उसका? z कोऑर्डिनेट। z कोऑर्डिनेट कहीं पे मेंशन है क्या? नहीं है। तो ये आप खुद से अज्यूम कर रहे थे, ये भी क्या हो गया? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले रहे हैं आप यहाँ पे? दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले रहे हैं। याद रहेगा पक्के में? तो चलिए बताइए क्या लिखेंगे आप सॉल्यूशन में? द equation of set of all right circular cones whose axes coincide with z axis। अब हमको यहाँ पे उसका सेंटर कहाँ पे बता रहा क्या? नहीं। सेमी वर्टिकल एंगल बता रहा क्या? नहीं। तो हम दोनों करेंगे अज्यूम। तो आप लिखेंगे whose center coincides with z axis having center at सेंटर कौन से एक्सिस में है? z एक्सिस में, क्योंकि z एक्सिस में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा? z कोऑर्डिनेट। तो मैंने कोऑर्डिनेट लिया 0 0 c लिया एंड सेमी वर्टिकल एंगल। z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो कोन बनाने के लिए दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो मैं उसको ले लेता हूं, कितना ले लेता हूं? अल्फा ले लिया। तो आपका सेमी वर्टिकल एंगल भी मिल गया, आपको कितना? अल्फा मिल गया। आप लिखेंगे इज गिवन बाय, क्या रहती इक्वेशन? x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट है 0 तो आ जाएगा x का स्क्वायर, y माइनस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 तो y माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू z माइनस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, z कोऑर्डिनेट क्या है? c तो आ जाएगा उसका स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर अल्फा, यानी tan स्क्वायर सेमी वर्टिकल एंगल। प्लीज ये इक्वेशन कर लो याद रखेंगे पक्का। तो अगर यही आपको बोलता कि ये कोइंसाइड कर रहा है y एक्सिस के साथ, तब हम सेंटर क्या लेते? 0 b 0। सेमी वर्टिकल एंगल तब भी क्या लेते? अल्फा। तो तब इक्वेशन क्या बनती? x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस z माइनस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर तो z स्क्वायर इक्वल्स टू कोन किसके तरफ बना रहा है? y एक्सिस के तरफ, तो आएगा y माइनस y कोऑर्डिनेट तो होगा b का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा आएगा। तो इस हिसाब से आप x के हिसाब से भी निकाल लो। तो ये फॉर्मूला प्लीज आप थोड़ा सा कर लो याद रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। वेयर क्या क्या चीजें यहाँ पे ऐसी है जो चेंज हो सकती है, आपने अपनी मर्जी से लिया। एक तो सी लिया क्योंकि z एक्सिस में पॉइंट कहीं पे भी जा सकता है ना, z एक्सिस आपकी नेगेटिव साइड में भी जा सकती है, पॉजिटिव साइड में भी जा सकती है। तो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो सी हो गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एंगल कितना बना रहा है z एक्सिस के साथ हमको मालूम है क्या? वर्टिकल एंगल कितना बन रहा है? पे सेमी वर्टिकल एंगल नहीं मालूम, तो सेमी वर्टिकल एंगल को हमने क्या लिया है? अल्फा लिया है। तो सेमी वर्टिकल एंगल अगर अल्फा है तो ये भी कुछ भी बन सकता है। तो आप लेंगे वेयर सी एंड अल्फा आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। अब देखिए आपको फिर से क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है पहले विथ रिस्पेक्ट टू x और फिर विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आप लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y वी गेट। पहले करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0
tan स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन में आएगा, बाहर आ गया डेरिवेटिव के z स्क्वायर। तो बताओ x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x के जगह क्या आया z माइनस सी, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, z का डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल x, सी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं। समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, दैट इज यहाँ पे भी 2x प्लस 0 है, तो प्लस 0 करके कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं, सेम वैल्यू है। तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लीकेशन में 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिला, हमारे पास इक्वेशन अभी क्या बनेंगी हमको मालूम नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इक्वेशन क्या बनेंगी हमको अभी तक मालूम नहीं है। z माइनस सी की वैल्यू मिलती है, tan की वैल्यू मिलती है, क्या मिलेगा हमको मालूम नहीं है, तो इसको ऐसे ही रख देता है अभी। दैट इज x की वैल्यू आई हमारी क्या आई, tan स्क्वायर अल्फा इंटू जेड माइनस सी इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अभी को इसको ऐसा ही लिख के छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। देखते हैं दूसरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने में हमको क्या मिलता है, बताइए क्या मिलेगा। एंड फिर से एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत है नहीं। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, तो x हो जाएगा कांस्टेंट। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y की जगह क्या है z माइनस सी, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, z का डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल x, और tan स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, दैट इज 2 2 कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या आएंगी, tan स्क्वायर अल्फा इंटू जेड माइनस सी इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, सॉरी मैंने x क्यों लिखा, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो आएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, आएगा इक्वेशन नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या जुगाड़ करेंगे, देखो दोनों में आपको एक वैल्यू सेम दिख रही है, क्या दिख रही है, यहाँ पे भी tan स्क्वायर अल्फा जेड माइनस सी, यहाँ पे भी tan स्क्वायर अल्फा जेड माइनस सी। तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो tan स्क्वायर अल्फा जेड माइनस सी की वैल्यू निकाल लो, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो दोनों इक्वेशन को कर दो डिवाइड, तो जो कॉमन वैल्यू कट जाएंगी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। बताइए इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x, इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है y, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है tan स्क्वायर अल्फा z माइनस सी डेल z अपॉन डेल x, इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड क्या है tan स्क्वायर अल्फा z माइनस सी डेल z अपॉन डेल y। कुछ कट रहा है, tan स्क्वायर अल्फा टेल स्क्वायर अल्फा कैंसिल, z माइनस सी कैंसिल। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, x जैसा था वैसा, यहाँ पे डेल z अपॉन डेल y, डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन पे आएगा इंटू डेल z अपॉन डेल y, इक्वल्स टू यहाँ पे डेल z अपॉन डेल x जैसा था वैसा, और यहाँ पे y डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। आ गया, तो यहाँ पे आपको कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये रहेंगे आपके लिए आपके फाइनल इक्वेशन, या तो ऐसा लिख दो या तो ऐसा लिख दो, x डेल z अपॉन डेल y, यहाँ पे प्लस इधर आया तो माइनस y डेल z अपॉन डेल x इक्वल्स टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक में हार्ड है कि आपको फॉर्मूले याद हो, है ना। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 3 डायमेंशनल में पढ़ते उसके फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। याद रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट the differential equation
of all cones which have their vertex at the origin is px। एक मिनट रुको, हमने सेंटर लिखा था उसमें कोन वाले में कि वर्टेक्स लिखा है? हमने सेंटर लिखा है, यहाँ पे वर्टेक्स लिखो। ठीक है, प्लीज इसको करेक्ट कर लो, क्योंकि हम उसको क्या बोलते हैं, सेंटर नहीं बोलते हैं। जो कोन वगैरह बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बना बोलते हैं। याद रहेगा ना पक्के में? जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये वाला जो पॉइंट रहता है जहां से पूरा बनना शुरू होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। याद रखना, ठीक है? प्लीज करेक्ट कर लो उसको। तो आप लिखेंगे हैविंग देयर वर्टेक्स एट ओरिजिन इज पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू जेड। वेरीफाई दैट yz plus zx plus xy equals to 0 is a surface satisfying the above इक्वेशन। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। आपको बोल रहा है कि आपको बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हर वो कोन का जो जिसका वर्टेक्स कहां पे है, ओरिजिन पे है। ओरिजिन पे अगर वर्टेक्स है तो आपको इक्वेशन याद है कोन की, तो आप लेंगे सॉल्यूशन में द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कोन्स having their vertex at origin is given by, क्या था फॉर्मूला, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gxz प्लस 2fyz इक्वल्स टू 0, जहां पे ए बी सी एच जी एफ ये सब के सब क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी पैरामीटर जो चेंज हो सकते हैं। याद रखेंगे तो आप लेंगे वेयर ए बी सी एच जी एफ आर ऑल पैरामीटर्स, या तो आप यूज कर सकते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। याद रहेगा पक्के में? यानी ए बी सी एच जी एफ इनकी जगह कोई भी वैल्यूज आ सकते। तो याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी फैमिली ऑफ कोन बोलता है जिसके वर्टेक्स कहां पे हो, ओरिजिन पे हो, तो उसकी इक्वेशन क्या रहती, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gxz प्लस 2fyz इक्वल्स टू 0। याद रहेगा पक्के में? अब देखो इक्वेशन में z है, x है और y है, तो x और y को हम कौन सा वेरिएबल लेते हैं, इंडिपेंडेंट, और z को क्या लेते हैं, डिपेंडेंट। तो चलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से कर दो डिफरेंशिएट, तो आप लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। यहां पे इक्वेशन बहुत बड़ी है तो बारी बारी करता हूं। पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करते फिर विथ रिस्पेक्ट टू y करते ताकि हमारा कंफ्यूजन ना। a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस b कांस्टेंट है, y स्क्वायर भी कांस्टेंट है क्योंकि आप पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस c कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x के जगह क्या है z, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा डेल z अपॉन डेल x। याद रखना डिपेंडेंट पे डेरिवेटिव लगता है, इसको 0 मत कर देना। z कौन सा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट, क्योंकि हम हमेशा लिखते हैं ना z इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स वाई जेड में अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, तो हमेशा एक्स और वाई कौन से रहेंगे, इंडिपेंडेंट, और जेड क्या रहेगा, डिपेंडेंट। याद रखेंगे। फिर उसके बाद अब 2h और y कांस्टेंट है,
डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, प्लस 2g, ये दोनों कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लगा रहे हो और z भी फंक्शन है x का, तो इस पे भी डेरिवेटिव लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ u, क्या रहता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 आएगा। फिर उसके बाद 2fy, तो 2fy कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, डेल z अपॉन डेल x इक्वल्स टू 0। कुछ ज्यादा ही बड़ी इक्वेशन आ रही है। पहले तो चीज, ये पूरी इक्वेशन में को 2 दिख रहा है, तो मैं कर देता हूं डिवाइड बाय 2, और जिसपे भी डेल z अपॉन डेल x दिख रहा है उनको एक साथ लेके आता हूं। पहले तो मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं, तो सब जगह से 2 हो गया है कैंसिल, याद रखेंगे, सब जगह से 2 को मैंने कर दिया कैंसिल। तो क्या मिला, पहले इसमें ax प्लस ये वाली टर्म लिख दिया मैंने, उसके बाद प्लस hy, तो आ गया hy, उसके बाद ये देखो g मल्टीप्लाई होगा z के साथ, तो आएगा प्लस gz, उसके बाद यहाँ पे भी डेल वाली वैल्यू तो उसको नहीं लिखेंगे, प्लस अब डेल वाली वैल्यू देखो 2 तो कट गया, यहाँ पे cz, तो आ गया cz, इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल z अपॉन डेल x, तो मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे भी डेल z अपॉन डेल x, यहाँ पे भी डेल z अपॉन डेल x, यहाँ पे भी डेल z अपॉन डेल x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बचा cz, प्लस यहाँ पे g मल्टीप्लाई होगा x के साथ, आएगा gx, प्लस यहाँ पे f मल्टीप्लाई रहा y के साथ, आएगा f, आ गया। अब ये आगे सॉल्व कर सकते क्या, अभी के लिए तो नहीं कर सकते, तो इक्वल्स टू 0, इसको अभी को इसके हाल पे छोड़ दो। इक्वेशन नंबर 2 कैसे किया समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब यही इक्वेशन को हम फिर से डिवाइड कर डिफरेंशिएट कर लेंगे, अब विथ रिस्पेक्ट टू y। आपको फिर से इक्वेशन नहीं लिखना है, पर क्योंकि मेरे को डिफरेंशिएट करना है तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 partially with respect to y we get, चलिए with respect to y कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हो गई कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। फिर b कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, प्लस c कांस्टेंट है बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y की जगह क्या है z, z फंक्शन है y का, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होता है, डेल z अपॉन डेल y आएगा। सेम चीज प्लस 2hx, सबका सब कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2gx कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा डेल z अपॉन डेल y, प्लस 2f कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। अब y तो y है और z फंक्शन ऑफ y है, तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, इसका डेरिवेटिव निकालना लगेगा, प्रोडक्ट रूल क्या रहता है, u डेरिवेटिव ऑफ v, तो आएगा डेल z अपॉन डेल y, प्लस v यानी z डेरिवेटिव ऑफ u, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 इक्वल्स टू 0। समझा ना, आप डेल अपॉन डेल z लगा रहे हो y z पे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, u v क्या रहता है, u सॉरी y, हाँ डेरिवेटिव ऑफ b प्लस v यानी z डेरिवेटिव ऑफ u, तो आएगा y डेल z अपॉन डेल y प्लस z इंटू डेल y अपॉन डेल y होता है 1। आया, कैसे आया समझा। अब देखो पूरी इक्वेशन में 2 सब में दिख रहा है, तो कर देंगे डिवाइड बाय 2, तो सब जगह से 2 कट गया, यहाँ का भी 2, यहाँ का भी 2, यहाँ का भी 2, यहाँ का भी 2, यहाँ का भी 2 हो गया कैंसिल। अब ऐसी टर्म देखो जिसमें डेल नहीं है, कौन कौन सी दिख रही है, by प्लस hx, ये f जाएगा अंदर, z के साथ आएगा प्लस fz, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद
ऐसी टर्म देखो जिसपे डेल जेड अपॉन डेल वाई, और डेल जेड अपॉन डेल वाई को हमने निकाल लिया कॉमन, तो पहले क्या बचा सी जेड, उसके बाद जी एक्स, उसके बाद एफ इंटू वाई आएगा प्लस एफ वाई इक्वल्स टू 0। हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको भी एक जगह पे डालते हैं। ये आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनमें हम्म, इनमें डायरेक्टली तो कुछ सॉल्व होना नहीं है हमारा। हमारी जो इक्वेशन है वहां पे ए एक्स स्क्वायर है, बी वाई स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय किससे, y एंड 2 बाय ए एक्स स्क्वायर बनाना, तो मल्टीप्लाई करेंगे बाय x एंड दोनों को क्या कर देंगे ऐड, वी गेट। समझा ना क्यों कर रहे हैं, हमको दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ऐसी पूरी टर्म जाती हुई दिख रही है, तो हम ये टर्म वहां पे बनाने की कोशिश करेंगे, इससे मिलती जुलती कोई टर्म बनती है कि नहीं बनती है। तो हमने ए एक्स स्क्वायर बनाना था तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया है बाय एक्स, हमको बी वाई स्क्वायर बनाना था तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है बाय वाई, और इनको कर रहे हैं ऐड। तो चलिए बताइए, पहले इसको कर लो मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो क्या मिलेगा आपको ए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एच मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड, पूरे एक्स से मल्टीप्लाई हो गए, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका, इसको ऐसे छोड़ दो बिकॉज सी जेड जी एक्स प्लस एफ वाई इंटू एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स आया। अब इसको करना है ऐड, किसमें, दूसरी इक्वेशन जिसको आपने मल्टीप्लाई किया है y से, तो क्या आएगा बी वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस एफ वाई जेड आएगा। फिर से इसको y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा प्लस सी जेड प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई, इसका आपका आ रहा है इंटू वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड इसका भी जीरो इसका भी जीरो, तो आ जाएगा जीरो। इतनी मेहनत करने के बाद कुछ बन पाया क्या हमसे, क्या बना देखो तो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर नहीं बना, एच एक्स वाई कितना हो जाएगा टू एच एक्स वाई हुआ, फिर जी एक्स जेड एफ वाई जेड एक ही एक बार बन रहा है। चलो देखते हैं कुछ आता है क्या इससे, जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड एक एक बार आ गया हमारा, प्लस यहाँ पे ये दोनों वैल्यू है सेम, तो इनको निकाल लेते हैं कॉमन, तो आएगा सी जेड प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई, इनको कॉमन निकाल दो, पहला क्या आ रहा है, पहली वाली आ रही एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और दूसरी वैल्यू आ रही प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। समझा ना, यहाँ पे ये टर्म थी, यहाँ पे सेम टर्म थी, मैंने कॉमन निकाल तो पहले ब्रैकेट से क्या बचा एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और दूसरे वाले से वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, बट अभी भी हमारा ये पूरा चल ही रहा है साथ में। तो इसको निपटाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी इक्वेशन से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है,
हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर बरोबर अवेलेबल है, बी वाई स्क्वायर बरोबर अवेलेबल है, फिर उसके बाद 2h(x)y बरोबर अवेलेबल है। इसको छोड़ के बाकी कुछ भी अवेलेबल है क्या? नहीं। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या आएंगे? यहाँ पे प्लस सी जेड स्क्वायर उधर गया तो माइनस सी जेड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2g(x)y एक्स जेड उधर गया तो माइनस 2g(x)z, यहाँ पे प्लस 2f(y)z उधर गया तो माइनस 2f(y)z आ सकता। चलो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, कैसे निकाले समझा ना? जो वैल्यू थी उसको लिख दिया, जो नहीं है अब उसको देखते हैं कुछ करके आ सकता है क्या। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y इसके जगह क्या आएगा? माइनस सी जेड स्क्वायर माइनस 2g(x)z माइनस 2f(y)z। थोड़ा थोड़ा जम रहा है ना हमारा। प्लस यहाँ पे क्या है? प्लस g(x)z प्लस f(y)z प्लस सी जेड प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई इंटू एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू सी। आ रहा? कैसे निकाले समझा? तो बताइए क्या मिला यहाँ से आपको? आपको मिला माइनस सी जेड स्क्वायर माइनस 2g(x)z प्लस g(x)z कितना बचेगा? माइनस g(x)z माइनस 2f(y)z प्लस f(y)z क्या बचेगा? माइनस f(y)z प्लस सी जेड प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई इंटू एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0 आएगा। अब आप देखिए हमारा काम लगभग जम गया है। सी जेड है, यहाँ पे जेड का स्क्वायर है, जी एक्स है, इसके साथ ये जेड एक्स्ट्रा का है, एफ वाई है, इसके साथ ये जेड एक्स्ट्रा का है। यहाँ पे है प्लस साइन, यहाँ पे है माइनस साइन। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यहाँ से माइनस साइन को हटा दूंगा और एक जेड जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाल लूंगा। जैसे ही माइनस साइन और जेड को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा? सी जेड पहला बचा, माइनस साइन बाहर निकला तो हो जाएगा प्लस जी एक्स, जेड में से जेड बाहर निकला तो बचेगा जी एक्स, माइनस साइन बाहर निकला तो हो जाएगा प्लस एफ वाई, जेड में से जेड बाहर निकला तो बचेगा एफ वाई प्लस सी जेड प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई इंटू एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए आसान हो गया। ये वैल्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से क्या बाहर निकाला आपने? सी जेड प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई, पूरी वैल्यू को आपने निकाल लिया कॉमन। तो बताइए पहले ब्रैकेट से क्या बचा? माइनस जेड। अब नेगेटिव वैल्यू पहले लिखने से अच्छा पॉजिटिव वाली को पहले लिख देते। क्या है? एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये दूसरे ब्रैकेट से बचा। और पहले ब्रैकेट से क्या बचा? माइनस जेड इक्वल्स टू 0। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 0। इसका मतलब या तो पहली वैल्यू रहेंगी इक्वल्स टू 0 या तो दूसरी वैल्यू रहेंगी इक्वल्स टू 0। बट आप एक चीज बताइए, आपको क्या निकालना है? कोई इक्वेशन निकालना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है? हमको निकालना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक तो भी डेरिवेटिव की टर्म दिख रही क्या? नहीं। तो ये 0 नहीं है, उससे कोई फर्क है क्या हमको? नहीं, हमको फर्क है सिर्फ और सिर्फ इससे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। क्यों आया समझा? पक्के में दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 था, तो पहली वैल्यू 0 रहेंगे या तो दूसरी वैल्यू 0 रहेंगी। पहली वैल्यू में कोई भी डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं है, तो इसका कुछ भी उससे हमको कोई मतलब है क्या? नहीं। इसमें डेरिवेटिव वाली टर्म है, तो ये जब 0 होंगी तो हमारे बनाएंगे इक्वेशन। यही प्रूव करना था क्या आपको? एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अच्छा, हमारे इसमें देखो उसने पी और क्यू यूज किया है। आपको याद है पी का मतलब क्या होता है? डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और क्यू का मतलब क्या होता है? डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या? दैट इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये हो गया पी इंटू एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई हो गया क्यू इंटू वाई, यहाँ पे माइनस जेड इधर गया तो प्लस जेड होगा। आप चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते सिंस पी की वैल्यू होती है डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड क्यू की वैल्यू होती है डेल जेड अपॉन डेल वाई।
और यही आपको करना था प्रूव। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। बट इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है। ये तो हो गया पहला पार्ट। ये क्वेश्चन था यार जबरदस्त। प्लीज इसको प्रैक्टिस करना खुद से भी एक बार। अब आपको बोल रहा है कि वेरीफाई करो कि ये जो इक्वेशन है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये सरफेस है जो सेटिस्फाई करेगा अबव इक्वेशन को। अगर ये अबव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब यहां से आप p की वैल्यू निकालो, यहां से आप q की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में कर दो सब्सटीट्यूट। तो इसने इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको दे इक्वेशन नंबर ए आप लिखेंगे विच इज द required partial differential equation आएगा। अब आपको प्रूव करना है कि ये इक्वेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है सरफेस की इक्वेशन। ये जो सरफेस है ये सेटिस्फाई करता है हमारी इक्वेशन को। तो ले लो वाली इक्वेशन को। ना ये दिया हुआ है आपको। आप देखिए, आपको ये इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कराना है मतलब आप कितनी वैल्यू लगेंगे, आपको p की वैल्यू लगेंगे, आपको q की वैल्यू लगेंगी। तो चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पे p और q की वैल्यू क्या आती है। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन। कितनी इक्वेशन दिए हम लोगों ने, 2 ही दिए, 3। डिफरेंशिएट इसको दे इक्वेशन 4, डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी। चलो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो। एक्स कर रहे तो वाई कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, जेड का डेरिवेटिव आएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स और जेड। देखो एक्स से तो रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और जेड भी फंक्शन है एक्स का, तो दोनों पे डेरिवेटिव लगना, तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या रहता है, यू डेरिवेटिव ऑफ वी, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस वी यानी एक्स डेरिवेटिव ऑफ यू तो आएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएंगे इक्वल्स टू 0। तो बताइए क्या मिला आपको, y डेल z अपॉन डेल x काय से रिप्रेजेंट करते हैं, p से, प्लस z वन जार z प्लस x डेल z अपॉन डेल x काय से रिप्रेजेंट करते हैं, p से, प्लस y इक्वल्स टू 0 आएगा। सिंस p की वैल्यू होती है डेल z अपॉन डेल x, हमको p की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, p को निकाल लो कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस यहाँ पे क्या बचा y बचा, यहाँ पे प्लस y उधर गया तो माइनस y, यहाँ पे प्लस z उधर गया तो माइनस z। लिख सकते हैं ऐसा, या तो आप इसको ऐसा लिखो या तो फिर आप ऐसा लिख दो, माइनस साइन बाहर और y प्लस जेड, कि यहाँ पे प्लस y प्लस जेड इधर है, उधर जाएगा तो माइनस, या तो माइनस वाई माइनस जेड वैसा लिखो। तो बताओ यहाँ से p की वैल्यू क्या आई, माइनस वाई माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 5 आया। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करो, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे कर देता हूँ फिर नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट। चलो विथ रिस्पेक्ट टू y करना है तो y ऑलरेडी है और z फंक्शन है y का, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, u v क्या रहता है, u डेरिवेटिव ऑफ v तो आएगा डेल z अपॉन डेल y प्लस v यानी z डेरिवेटिव ऑफ u, z का डेरिवेटिव सॉरी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, प्लस आप डेरिवेटिव लगा रहे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y तो x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डेल z अपॉन डेल y प्लस x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। अब बताइए तो क्या मिलेगा, y डेल z अपॉन डेल y
काय से रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्यू से, प्लस जेड वन जार जेड प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई, काय से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, प्लस एक्स वन जार एक्स इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, क्यू को निकाल लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस एक्स उधर गया तो माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस जेड उधर गया तो माइनस जेड, तो दैट इज क्यू की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। हो गया इक्वेशन नंबर 6। होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बताओ, अगर ये सरफेस इक्वेशन है, जैसा आपको बोल रहा है कि वेरीफाई, ये जो सरफेस है ये सेटिस्फाई करेगा अबो इक्वेशन को, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कब करेगा, जब LHS इक्वल टू RHS होगा, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ P एंड Q इन LHS ऑफ इक्वेशन A, वी गेट। बताओ LHS क्या मिलेंगे, क्या है LHS हमारे इक्वेशन ए का, P इंटू एक्स, तो आ जाएगा P, ये हमारा P, तो आ गया P इंटू एक्स प्लस Q, तो आ गया प्लस Q इंटू वाई, ऐसा ही है, P इंटू एक्स प्लस Q इंटू वाई। देखो इसकी वैल्यू अब आपकी क्या आती है, पहले तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, पहले तो x को अंदर लेके जाओ, तो क्या आएगा, माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स जेड आएगा अपॉन एक्स प्लस वाई, प्लस माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ से आपको, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड बच रहा है ऐसा। अब यहाँ से क्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ओके, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको अगर हमने मॉडिफाई किए तो दैट इज पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 ले लिए, तो यहाँ पे माइनस जेड आ जाएगा, हमको इक्वल टू 0 लाना रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जेड, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस जेड, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस जेड। इससे कोई फायदा होगा क्या, तो आएगा माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कितने बार हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई। हमारे पास वैल्यू है क्या और कोई, यहाँ पे वैल्यू थी हमारे पास, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड, इसको हम लिख सकते हैं जेड एक्स, लिख सकते, वैल्यू 0 भी ला सकते, माइनस जेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम वाली इक्वेशन नहीं भी लिए तो भी आंसर ला सकते हमारी इक्वेशन यूज करके। चलिए माइनस जेड को काट दो, तो क्या आएंगी वैल्यू, पहले तो आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन देखो, क्या है हमारे पास इक्वेशन, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है। दैट इज मैं यहां से किसी एक चीज की वैल्यू निकाल सकता हूं, अगर मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं माइनस एक्स वाई की, तो यहां पे प्लस एक्स वाई, इधर गया तो माइनस एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या आएंगी, वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगी, तो आप लिख सकते फ्रॉम इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन थी, 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 मैं क्या लिख सकता, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी
माइनस एक्स वाई की जगह मैं क्या लिख सकता, वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ पे माइनस एक्स वाई है, इसके जगह आ गया वाई जेड प्लस जेड एक्स, माइनस एक्स जेड जैसा था वैसा। तो मैं एक्स जेड लिखूँ चाहे जेड एक्स लिखूँ, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। माइनस एक्स वाई की जगह फिर से क्या आ जाएगा, वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड, तो आ गया माइनस वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। कुछ कट रहा है, प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स कैंसिल, प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड कैंसिल। यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, निकाल लो कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा, एक्स, प्लस यहाँ से क्या बचा, वाई, अपॉन डिवीजन में क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कैंसिल। तो क्या है वैल्यू, जेड, जो क्या है हमारा आर एच एस है। तो आप बोलेंगे देयर फोर एल एच एस इक्व टू आर एच एस। तो आप लेंगे देयर फोर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयर फोर वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्व टू जीरो इज अ सरफेस सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन के बजाय सेटिस्फाइंग द इक्वेशन पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्व टू जेड। ये क्वेश्चन में बहुत दम था, है ना। पहले तो इसमें ये इक्वेशन बनाने में हमको बहुत मेहनत और बहुत दिमाग लगा, उसके बाद ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है ये दिखाने में भी बहुत मेहनत लगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे किए, पक्के में समझा। अगर आपने माइनस जेड भी ले लिया रहता तो आंसर क्या आता है, यहाँ पे जीरो आता, क्योंकि ये पूरा कटने के बाद क्या आ रहा, जेड, जेड में से जेड चला जाता तो क्या आता है, आंसर जीरो आया था। इसमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत है क्या, नहीं। आपका आंसर कोई भी मेथड से जाओ सेम आएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। प्लीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमिनेट arbitrary constants A and B to form partial differential equation of 2z equals to x square by a square plus y square by b square। ऐसी इक्वेशन दी हुई है आपको, और आपको यहां से क्या करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी को रिमूव करना है। तो बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है वो लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है आपको, 2z दिया हुआ है, क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जहां पे ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसको दो इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाना पड़ता है, कौन कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल z, कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y। तो आप लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 partially with respect to x and y we get, पहले करेंगे with respect to x, तो 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव with respect to x del z अपॉन del x, 1 अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 2 कैंसिल, तो डेल z अपॉन डेल x, इसकी वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन ए स्क्वायर आई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एंड सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू y करो, 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y डेल z अपॉन डेल y, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। फिर 1 अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर से यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज क्या मिला आपको, डेल z अपॉन डेल y। अच्छा यहाँ पे x भी है ना, हमने x को खा गए यहाँ पे,
तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आएगा वाई अपॉन बी स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो हम यहाँ पे 1 अपॉन बी स्क्वायर ही निकालते हैं ना, काय के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो दैट इज यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा 1 अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू आएंगी 1 अपॉन ए स्क्वायर की। इसको दो इक्वेशन नंबर 2। दैट इज यहाँ पे y मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में 1 अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू आ जाएंगी 1 अपॉन बी स्क्वायर की। इसको दो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये पूरी इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा। आपको ए और बी को हटाना है, और आपको ए और बी यहाँ पे कौन सी टर्म में दिख रहे हैं, स्क्वायर में दिख रहे हैं। और हमको देखो जो आपने डेरिवेटिव वाली टर्म निकाली उसमें भी ए और बी काय में दिख रहे हैं, स्क्वायर में दिख रहे हैं। अरे यार दिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, बताइए क्या मिलेगा। यहाँ पे कोई चेंज नहीं, तो आ गया 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या है वैल्यू, 1 अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये काय से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के स्क्वायर से। प्लस सिमिलरली मैं वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर। 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। कुछ कट रहा है, एक्स और उसका स्क्वायर कैंसिल, वाई और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिलेगा 2z इक्वल टू यहाँ पे क्या है x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। यहाँ पे ए और बी में से कोई भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा था। आप लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्म द partial differential equation by eliminating the arbitrary constants a and b from log of az minus 1 equals to x प्लस ए वाई प्लस बी। देखिए अब क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना है दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कौन कौन से, ए और बी। तो बताइए सॉल्यूशन क्या आएगा। पहले तो जो दिया हुआ है वो लिखिए, हियर क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ ए जेड माइनस 1, ये दिया हुआ है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। इक्वेशन नंबर 1 वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। कोई भी दिक्कत, पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आप लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, वी गेट, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या आया ए जेड माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, माइनस 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं।
आया। फिर उसके बाद इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, ए और वाई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, बी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आया। दैट इज यहां से हमको क्या मिला, ए डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू ए जेड -1 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो फिर इधर डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन। इक्वेशन नंबर 2 आया। सिमिलरली अब आप सॉल्व करेंगे सेकेंड वाले के लिए, क्या आएगा, लॉग, फिर अब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं याद रखना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन वाई, वाई की जगह क्या है ए जेड -1 है। फिर उसके बाद बताइए क्या आया, y की जगह ए जेड -1 तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव डेल जेड अपॉन डेल वाई, -1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत है नहीं, x कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत है नहीं, a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आंसर आएगा, b कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में, ए कैंसल, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आएंगी ए जेड। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए आपको ए जेड -1 की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन हमको यहां पे तक ए की वैल्यू मिली है क्या, नहीं मिली। हमको ए जेड -1 की जगह तो हमको मालूम कि हम डेल जेड अपॉन डेल वाई रख सकते, लेकिन ये ए के जगह क्या रख सकते हैं मालूम है क्या, नहीं, तो निकाल लेते फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या है हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू ए जेड -1, यहाँ पे -1 इधर जाएगा तो +1, तो मैं बोल सकता डेल जेड अपॉन डेल वाई +1, ये वैल्यू हो जाएंगी ए जेड की, मेरे को चाहिए वैल्यू ए की, चाहिए ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे z मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा डेल जेड अपॉन डेल वाई +1, ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी z से, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो बताइए क्या मिलेगा आपको फ्रॉम इक्वेशन कौन सी है 2, 3 एंड 4 वी गेट, बताइए क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 क्या है, a क्या है, a की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई +1, डेल जेड अपॉन डेल वाई +1 अपॉन जेड, ये हो गया a इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो a इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू ए जेड -1, ए जेड -1 का एक वैल्यू है डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो आ गया डेल जेड अपॉन डेल वाई, यहाँ पे डिवीजन में z उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज क्या मिलेगा आपको डेल जेड अपॉन डेल वाई +1, इससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो रहा है, यहाँ पे z डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा z इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब इसमें ना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट a दिख रहा है ना ही b दिख रहा है, तो आप लिखेंगे विच इज द required, which is the required partial differential equation, दे रहेंगे आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा सबको। अब हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो है फाइंड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन by eliminating a, b, c from x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1। अब देखो ये इक्वेशन आपको चीख चीख के कुछ तो भी बता रही है। क्या बता रही है? आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a,
बी सी, कितने? 3। यहाँ पे वेरिएबल है 3। z हो गया डिपेंडेंट, एक्स वाई हो गए इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? 2। कांस्टेंट कितने हैं? 3। 3 कांस्टेंट हटाना है, लेकिन आपके पास वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट 2। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ग्रेटर देन 1 जा सकता है, जा सकता है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या आएगा। सबसे पहले तो हियर क्या दिया हुआ है आपको? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 1 है। आपको ए बी सी तीनों को हटाना है, यहाँ से हटाना है। तो चलिए पहले आप डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप लेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। बताइए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 प्लस सी स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, लेकिन x की जगह क्या है? z, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, डिवाइड बाय 2 कर दो तो क्या मिलेगा आपको? दैट इज क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? वैसे हमको मालूम नहीं क्या इक्वेशन बनेगी, तब इसको जनरल में रखते हैं। एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमको मालूम नहीं आगे क्या हो सकता है इसमें इक्वेशन से, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मिल गया। फिर आप करेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वी गेट क्या मिलेगा? ये पूरी टर्म कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, डिवीजन का बी स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, डिवीजन का सी स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y के जगह कौन है? z, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा और 1 का डेरिवेटिव 0। फिर से डिवाइड बाय 2 कर दो तो क्या आएगा? y बाय बी स्क्वायर प्लस z बाय सी स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हमको ऑर्डर 2 तक जाना है ना? तो चलिए फिर से आपको करना पड़ेगा इसको डिफ्रेंशिएट। चलिए करते हैं, एक साथ करने की कोशिश करो। यहां पे 2 को करता हूं, यहां पे 3 को करता हूं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा आपको? 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। तो डेरिवेटिव किस पे लग रहा है? एक तो z पे लग रहा है और फिर डेल z अपॉन डेल x पे लग रहा है। फिर से दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v तो आएगा z डेरिवेटिव ऑफ v, ऑलरेडी एक बार डेरिवेटिव था, एक और बार लगा रहता आएगा डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस v यानी डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, जेड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा? सेम चीज यहां पे भी कर दो। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वी गेट पहले 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, 1 अपॉन सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, फिर से प्रोडक्ट रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v आएगा z, डेल z अपॉन डेल y का डेरिवेटिव डेल स्क्वायर z बाय डेल y स्क्वायर, फिर v यानी डेल z अपॉन डेल y, डेरिवेटिव ऑफ u, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आएगा डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अभी तक हमारा काम जमता हुआ तो दिख नहीं रहा है। तो दैट इज क्या बना यहां से? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, अंदर है z डेल स्क्वायर z
बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स, क्या आएगा डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 1/b² प्लस 1/c² z डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड बाय डेल वाई इंटू डेल जेड बाय डेल वाई, क्या आएगा डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या करके हम यहाँ से वैल्यू हटा सकते हैं? हमारे पास 1/a² 1/b² की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं, यहां से ये वैल्यू को ले लेते हैं। क्यों इनको सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि आप देखिए हम यहां से 1/a² और 1/b² की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a और b ये दो कांस्टेंट तो हट जाएंगे, c का झंझट रहेगा, लेकिन दो कांस्टेंट तो हमारे हट जाएंगे। तो चलिए क्या मिलेगा आपको? दैट इज यहां से 1/a² की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे प्लस, इधर गया तो माइनस, तो आएगा माइनस 1/c² इंटू जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर आएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर, हमने 3 तक दिए थे, हो जाएगा इक्वेशन 4। और दैट इज यहाँ से 1/b² की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे प्लस, उधर गया तो माइनस 1/c² जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। आ गया आपके पास 4, आ गया आपके पास 5 आ गया। अब देखो एक वैल्यू में हमने निकाला है 1/a² की वैल्यू, और एक में हमने निकाला है 1/b² की वैल्यू, और आपके पास इक्वेशन है कौन कौन सी? इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। मैं इनको एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन करते वक्त दिक्कत ना हो। आपको फिर से इक्वेशन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। चलिए ये लिख दिया इक्वेशन। अब पहले हम ये दो इक्वेशंस को देखेंगे, कौन कौन सी? इक्वेशन 2 एंड 4 को। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। 2 और 4 को ही क्यों लिया? आप इक्वेशन 2 को गौर से देखो, क्या है x, तो x आप x अपॉन a² को क्या लिख सकते हैं? x इंटू 1/a² लिख सकते हैं, और 1/a² की वैल्यू है आपके पास, क्या है? माइनस 1/c² इंटू जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर आया, इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे? 0 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? पक्के में समझा ना? सॉरी, प्लस ये हुई पहली वैल्यू x अपॉन a², ये वैल्यू आई, प्लस z अपॉन c² इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे भी डिवीजन में c² है, यहाँ पे भी डिवीजन में c² है, आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय c², तो c² कैंसल, तो क्या आएगा यहाँ पे? आएगा -1 इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे भी c² कैंसल, आएगा z डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और 0 इंटू c² क्या हो जाएगा? 0। तो जैसे आपने c² से मल्टीप्लाई किया, पूरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ से हट गए, तो ये आएगा आपके लिए आपकी पहली इक्वेशन। तो क्या आएगा? -x इंटू जेड माइनस एक्स जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर ए।
आप चाहो तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एक्स जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। जनरली हम लोग पहली वैल्यू को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आएगा एक्स जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आ गया। तो ये हो गया आपकी पहली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन यूज करके? 2 एंड 4 यूज करके। तब हम कौन सी यूज करेंगे? 3 एंड 5। तो जिनको पहली वाली इक्वेशन नहीं समझी वो इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5। देखिए क्या है वैल्यू? y अपॉन बी स्क्वायर। तो y अपॉन बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता? y इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर। 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती? माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर आएगी। फिर उसके बाद क्या है वैल्यू? प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ये पूरी टर्म के भी डिवीजन में सी स्क्वायर, ये टर्म के भी डिवीजन में सी स्क्वायर, तो कर दो मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस वाई, तो आएगा माइनस वाई इंटू जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। समझा? ये वैल्यू मल्टीप्लाई हुई बाय सी स्क्वायर, ये भी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई बाय सी स्क्वायर, ये भी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई बाय सी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, 0 इंटू सी स्क्वायर 0 हो गया। ब्रैकेट को करो ओपन, तो क्या आएगा आपके पास? माइनस वाई जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर माइनस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। या तो ऐसे ही रखो या तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा वाई जेड डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर बी। पर याद रखना जब भी आप इक्वेशन निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर की, जहां पे ऐसा आ गया डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, वहां पे आपको डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई या तो डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई डेल एक्स, इनमें से कोई एक वैल्यू पे भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब होते हुए दिखेगा, तो आपको वो भी ढूंढना पड़ेगा। तो अब देखो कौन से इस पे करने से ये हो सकता है, देखते हैं हम। क्या थी हमारे पास? इक्वेशन दो थी, एक थी इक्वेशन नंबर 2, एक थी इक्वेशन नंबर 3 थी। अब आप देखिए अगर मैं इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये टर्म कांस्टेंट हो जाएंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, इन पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, आंसर मिल जाएगा। या तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये टर्म हो जाएंगी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 और इस पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो दोनों में मेरे को सेम आंसर मिलेगा। मैं ऐसा करता हूं, मैं इक्वेशन 3 पे पार्शियल डेरिवेटिव लगाता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x और आंसर निकालता हूं। आप इक्वेशन 2 पे लगाओ विथ रिस्पेक्ट टू y और आंसर निकालो। और एक चीज याद रखना, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई हमेशा इक्वल रहता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स से। तो अगर आपका डेल एक्स डेल वाई की जगह डेल वाई डेल एक्स आए तो सर पीटना क्या नहीं, दोनों का मतलब होता है सेम होता है। तो चलिए मैं कर देता हूं इसको डिफरेंशिएट। क्यों निकाल रहे समझ रहा है ना? जब भी आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाते हो तो डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर निकाले, तो आपको डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स ये भी चेक कर लेना है, इनमें से किसी में आ रही है क्या वैल्यू। तब आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 3
पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे ये टर्म हो गई कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत है नहीं। फिर उसके बाद 1/c² कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, तो z और डेल z अपॉन डेल एक्स, दो बच्चे यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो आएगा u, तो आ गया z, डेरिवेटिव ऑफ v, तो पहले से एक बार डेरिवेटिव था, एक और बार आएगा तो डेल स्क्वायर z अपॉन, इस बार डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, था डेल एक्स, पहले किसके रिस्पेक्ट में लगा था, डेल y के रिस्पेक्ट में, समझा ना, z पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ डेल z अपॉन डेल y, ऐसा है, तो इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल y, तो हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v, फिर आता प्लस v यानी डेल z अपॉन डेल y, डेरिवेटिव ऑफ u, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, डेल z अपॉन डेल x आएगा, इक्वल्स टू 0, यहाँ पे सी स्क्वायर डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 0 इंटू सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, तो क्या है इक्वेशन, z डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स डेल वाई, प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल एक्स इंटू डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर आएगा, तो आपको आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशंस, कितने कितने पार्शियल डिफरेंशियल निकाले आपने, 3, कौन कौन से, इक्वेशन ए में भी कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बी में भी कोई नहीं है, ये भी होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सी में भी कोई नहीं, तो ये भी हो गया, तो आप लेंगे इक्वेशन ए बी एंड सी आर द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैं वाला भी निकाल के दिखाया था जो मैंने आपको करने को बोला था, इक्वेशन 2 वाला, क्या करेंगे आप लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, अभी कौन है x है, तो आप करेंगे y, वी गेट, बताइए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू होगी कांस्टेंट, क्योंकि ए स्क्वायर पहले तो कांस्टेंट था, विद रिस्पेक्ट टू y करे तो x भी हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, फिर से प्रोडक्ट रूल u v, क्या रहता है u डेरिवेटिव ऑफ v, तो आप लेंगे डेल अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लग रहा है किस पे, डेल z अपॉन डेल x, तो क्या u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v यानी डेल z अपॉन डेल x, डेरिवेटिव ऑफ u, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो आएगा डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे सी स्क्वायर डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 0 इंटू सी स्क्वायर 0, तो आ जाएगा z इंटू डेल डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल x इंटू डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू 0, उस केस में आप इसको देंगे इक्वेशन नंबर सी, और देखो सेम है, z इंटू डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स डेल वाई, z इंटू डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई डेल एक्स, मैंने अभी बताया था डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल आता है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई डेल एक्स, तो इस पर कंफ्यूजन नहीं करना, प्लस डेल z अपॉन डेल एक्स इंटू डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0, तो आपको इन दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करना है, दोनों सॉल्व करके दिखाना है क्या, नहीं, तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक होता है समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और ये क्वेश्चंस को खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप इसमें कई सारी ऐसी स्टेप है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।